हेलो स्टूडेंट्स, ये हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज बेस्ड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इनको कह सकते हैं। तो अभी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है और अभी हम इसमें किसके करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस या रिसेशन एंड डिप्रेशन के हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं और या फिर आप इनको कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें यूपीपीएससी, सीडीएस, यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और किस तरीके के आ सकते हैं उनका भी आइडिया आप ले सकते हैं। तो आई होप कि आपने पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। मृणाल सर की अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं यूट्यूब से, या आप एनसीईआरटी या तमिलनाडु बुक्स पढ़ सकते हैं। और या फिर आप, मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, पूरी सीरीज़ है इकोनॉमी की, जिसमें इंडियन इकोनॉमी को मैंने पल्स अरिहंतकी को पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप उसको भी यहाँ पर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो चलें आज उनके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने ना भी की हो तैयारी, आप एक आइडिया लेना चाह रहे हो तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सजेस्टेड माइग्रेशन टू एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम फ्रॉम कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया, कि इनमें से कौन सा, क्या इनमें से किसने माइग्रेशन से एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम फ्रॉम केस बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम इंडिया को यहाँ पर किया, क्या इंट्रोड्यूस किया। तो ये है सी रंगराजन। अब ये कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम था पहले, यानी कि कैश से रिलेटेड ही सारी अकाउंटिंग होती थी। फिर माइग्रेशन कर दिया एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम में। तो ये क्या होता है, एक बार आप गूगल पर जाकर इसको सर्च करें। आप सर्च करेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। यहाँ मैं एमसीक्यू समझा रही हूँ तो मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं बता पाऊंगी। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी रंगराजन। ठीक है, इसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो उनके आपको सही आंसर बताने हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊं कि इकोनॉमी में मोस्टली क्वेश्चन आपके स्टैटिक नहीं आते बल्कि आपके करंट आते हैं। लेकिन आजकल के एग्जाम्स का ना कुछ भी नहीं पता। आपको पता है इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इतना कंपटीशन है, तो कहीं से भी पूछ लिया जाता है कि कहीं पर भी जहाँ पर लगता है एग्जामिनर को या जो क्वेश्चन बना रहे हैं कि नहीं बच्चे तो करंट पे ही स्टैटिक हो गए, अब करंट से अलावा बच्चे तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे, तो लो इन्होंने स्टैटिक ही पूछ डाला। तो हमें हमेशा स्टैटिक और करंट दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर भी आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी इकोनॉमी में करंट को रखें, मैं ये जरूर कहूँगी आपसे। ठीक है, तो करंट के भी मैं यहाँ पर आपको कराती रहूँगी, अभी मैं आपको स्टैटिक पार्ट करा रही हूँ। तो देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा एक्शन है जो गवर्नमेंट का होता है। कटिंग द टैक्स रेट, यानी कि गवर्नमेंट एक्शन के बारे में कुछ पूछा गया है यहाँ पर कि टैक्स रेट की कटिंग करना। एक है इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के खर्च को बढ़ा देना। और एबॉलिशिंग द सब्सिडी, सब्सिडी को काट देना। तो ये जो एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, अगर इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए तो इसमें से क्या हेल्पफुल रहेगा। देखिए, अगर इकोनॉमिक रिसेशन आता है तो इनमें से कौन से फिस्कल स्टिमुलस पैकेज किसको कहा जा सकता है। देखिए, ये इसमें से अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ा दी जाए तो इकोनॉमिक रिसेशन आएगा ही यहाँ पर आता ही आता है। अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ा दे, अगर टैक्स रेट को काट दें यानी कि टैक्स रेट कम कर दें, तो क्या होगा, लोगों को टैक्स कम भरना पड़ेगा, तो वो इकोनॉमिक रिसेशन से यहाँ पर निकल पाएंगे। और अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दे तो प्राइवेट लोग अपनी स्पेंडिंग कम कर देंगे, गवर्नमेंट से उन्होंने ज़्यादा हेल्प मिल रही है। तो इकोनॉमिक रिसेशन को यहाँ पर क्या किया जा सकता है, बूस्ट किया जा सकता है। एबॉलिशिंग द सब्सिडी, यानी कि सब्सिडी को कम कर दे, ये तो गलत है ना। अगर आपको इकोनॉमिक रिसेशन अगर एक कहीं भी स्टेट में आया हुआ है तो वहाँ पर आपको अपनी सब्सिडी बल्कि और ज़्यादा देनी होंगी ताकि लोग वहाँ इकोनॉमिक रिसेशन से निकल पाएँ। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने का है। देखिए, आप एक दो बार अच्छे से समझेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट ये हमने कर चुका है। थर्ड हम करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू डिनोट टेक्निक फॉर अवॉइडिंग रिस्क बाय मेकिंग ए काउंटर एक्टिंग ट्रांजेक्शन। CDS 2016 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टर्म इकोनॉमिक्स में डिनोट करता है उस टेक्निक को जो जो रिस्क होता है ना, रिस्क उसको कम करने के काम आती है। तो ये होती है हेजिंग। देखिए, जो हेजिंग होता है वो लिमिट कर देती है लॉस की प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, तो ये जो लिमिट कर देती है लॉस की प्रोबेबिलिटी को, तो इसको हम कहते हैं हेजिंग।
और यही इकोनॉमी की वो टेक्निक है जिससे रिस्क कम होता है। ठीक है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको रिस्क की संभावना कम रहती है। इसके बाद है इनमें से लॉरेंस कर्व के द्वारा क्या मापा जाता है। और देखिए यूपीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, क्या इलिटरेसी को लॉरेंस कर्व से मापा जाएगा, या अनएम्प्लॉयमेंट को, या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को, या इनइक्वलिटी ऑफ इनकम को। बताइए, लॉरेंस कर्व को जो मापा जाता है वो है इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। ठीक है, किससे? इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, यानी कि जो इनकम होती है उसमें कितनी अनइक्वलिटी असमानता है उसको लॉरेंस कर्व से मापा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कुछ स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये तो अभी डिस्क्राइब करना काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट करा देती हूँ मार्केट फैक्टर्स एंड प्रोडक्शन एंड मार्केट फैक्ट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो देखिए इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लेशन किसके द्वारा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बॉक्स में भी आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। तो मैं समझा देती हूँ। देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स। सब गुड्स की सप्लाई बढ़ जाए, बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर गुड्स की सप्लाई होगी, गुड्स ज़्यादा होंगे तो बल्कि चीज़ें महंगी नहीं होंगी, तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा। इंक्रीज इन कैश विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कैश हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। डिक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई घट जाए, जी नहीं। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए ना, आपके टैक्स कम कर दे गवर्नमेंट, लोन ज़्यादा देने लगे, तो लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे, तो चीज़ें कम होंगी, चीज़ें कम होंगी तो क्या होगा, शॉर्ट ऑफ सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये है नंबर डी इज़ वेरी नाइस। तो ये यहाँ आप समझ सकते हैं। देखिए इन्फ्लेशन, सबसे पहली बात, जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस में इंक्रीमेंट आता है दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो अगर जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ जाएं तो कंज्यूमर के पास वेल्थ बढ़ जाती है, वेल्थ बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, डिमांड पुल। इसके बाद अगर वर्ल्ड के ऑयल प्राइस बढ़ जाए तो भी बिजनेस की कॉस्ट हाई हो जाती है, लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। डेप्रीशिएटिव एक्सचेंज रेट, यानी कि लोग घाटा होने लगे, एक्सचेंज रेट ज़्यादा बढ़ जाए तो इम्पोर्ट प्राइस और राइजिंग एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो ये इन्फ्लेशन के कुछ टर्म हैं, आप एक बार यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं या आप कोई बुक इनसे रिलेटेड पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड, कि जब इन्फ्लेशन को क्योर किया जाए, मनी सप्लाई को कम करके, तो उसको क्या कहा जाता है। देखिए उसको कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है डिसइन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन रुकता तो नहीं है लेकिन थोड़ा कम हो जाता है। कैसे? मनी सप्लाई रोक दी जाती है। जैसे बैंक मनी सप्लाई रोक दें, ना दें लोन में पैसा, तो लोग कम खरीदारी करेंगे, कम पैसा लगाएंगे, चाहे वो आपका शेयर्स हों, चाहे आपका जो प्रॉपर्टी हो। तो आपके यहाँ पर क्या होगा, डिसइन्फ्लेशन कहते हैं उसको, जब मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नंबर 3 क्वेश्चन, द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर। जो स्टैगफ्लेशन है वो क्या होता है। देखिए स्टैगफ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमी में। तो जो स्टैगफ्लेशन होता है उसमें जो ग्रोथ होती है वो, जैसे प्राइस इंक्रीज होते हैं ना किसी भी चीज़ के, उससे स्लो होती है। यानी कि प्राइस तो इंक्रीज हो रहे हैं किसी चीज़ के, लेकिन ग्रोथ स्लो होती है, यानी कि कहीं एक रुक सी जाती है। तो जब इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है बल्कि प्राइस बढ़ भी रहे हैं, तो ये होता है आपका स्टैगफ्लेशन। और ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होती किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स शुड, कि अगर इन्फ्लेशन आता है तो उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होने चाहिए, इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं या फ्लक्चुएट रहते हैं। देखिए जब भी इन्फ्लेशन आता है तो इंटरेस्ट रेट हमेशा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे लोन पे तो लोग कम खरीदारी करेंगे, कम खर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन में इंटरेस्ट रेट हमेशा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें आप, इन द पैरालेंस ऑफ इकोनॉमी या कॉमर्स व्हाट इज गिल्ट एज मार्केट। अगर आप इकोनॉमी या कॉमर्स रिलेटेड बात करते हैं तो गिल्ट या एज्ड मार्केट क्या होता है। देखिए जो मार्केट होती है सेफ सिक्योरिटी वाली, यहाँ जहाँ आपका पैसा डूबने का डर ना रहे। ठीक है, लेकिन इसमें लो यील्ड्स होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं गिल्ट एज्ड मार्केट। ठीक है, क्या कहते हैं, गिल्ट एज्ड मार्केट। इसके बाद है इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस या इंडिकेटर्स कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो किससे मापा जाता है। तो देखिए जो इंडिया में इन्फ्लेशन है वो है सीपीआई, डब्ल्यूपीआई नहीं है। दो इन्फ्लेशन इंडेक्स चलते हैं, होलसेल और सीपीआई। तो इसमें है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ये मापा जाता है। और कौन इसको मेज़र करता है, कौन इसके बारे में निकालता है, आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके बाद है व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्ट डिक्लाइनिंग कॉन्सिस्टेंटली द फिनोमिनन इज नोन एज। जब भी किसी कमोडिटी के प्राइस या किसी भी गुड्स या सर्विसेज के प्राइस गिरने लगते हैं, डिक्लाइन होने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिफ्लेशन। क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। तो देखिए अभी हमने अराउंड 10 क्वेश्चंस के अराउंड हमने कर लिए हैं। तो अभी के लिए इतना ही बहुत है। मैं 10 मिनट्स की ही वीडियो बनाती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ आप देखते रहिए और अपने नोट्स आप बना सकते हैं इस तरीके से, या मेरे और भी हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में काफ़ी सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।